Hello, learners. Welcome to the channel The English Verse. As we know that knowledge is the key to success, let's unlock it together. तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एंग्लो नॉर्मन एज और एंग्लो सेक्सन एज के बारे में, प्रिसाइजली डिस्कस किया है मेजर राइटर्स, मेजर किंगडम के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है रेनेसा पीरियड के बारे में। तो रेनेसा पीरियड एक लेंदी और एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा समझने में और इसे इलेबोरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो डोंट वरी, पेशेंस बना के रखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो समझते हैं सबसे पहले कि रेनेसा पीरियड, इसका मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताऊंगा कि क्यों, इसका मेजर रीज़न क्या था, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, चीज़ें क्या प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ी, लैंग्वेज कैसे चेंज किया, लैंग्वेज का ट्रांजिशन कैसे हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रेनेसा पीरियड का टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड देखा जाता है 1500 से लेकर 1660 के बीच में। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना ही है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो क्या समझे कि रेनेसा टाइम पीरियड का टाइम पीरियड क्या होता है, सॉरी, रेनेसा पीरियड का टाइम पीरियड होता है 1500 टू 1660। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। अब समझते हैं कि रेनेसा पीरियड जो है, तो रेनेसा पीरियड को हम लोगों ने फाइव सब कैटेगरी या सब एजेस में डिवाइड किया गया था। तो इसमें से कौन कौन है? एक ट्यूडर एज है, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज। तो ये सारे एजेस हैं जिसे हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। तो ट्यूडर एज का टाइम पीरियड क्या है? तो 1485 टू 1558। करेक्ट। फिर एलिजाबेथन का टाइम पीरियड क्या है? तो 1558 से 1625। देखिए, ये एज आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो आप इसे बार बार देखिए तो आपको एज वाइज भी याद हो जाएगा कि कौन सा एज का टाइम पीरियड कब से कब तक था। ओके। तो जैकोबियन एज का टाइम पीरियड देखा जाता है 1603 से 1625। कैरोलिन एज का टाइम पीरियड आपका 1625 टू 1649। और प्यूरिटन एज, या जिसे हम कॉमनवेल्थ एज बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड देखा जाता है 1649 टू 1660। करेक्ट। अब समझते हैं, मैंने जब एज बताया था इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड इन क्रोनोलॉजी वे में, तो मैंने सारे का ट्रिक बताया था। तो चलिए एक फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसका ट्रिक। तो हम लोग रेनेसा पीरियड में जो ये सारे सब कैटेगरी वाले एजेस हैं उसे क्रोनोलॉजिकल वे में कैसे याद करेंगे? तो उसे याद करने के लिए हमारा सिंपल सा ट्रिक था। क्या था? टी, टी हम लोगों ने पी है ना, तो टी, जे, सी और बी। करेक्ट। तो हम लोगों ने टी पी है और जे सी बी तो सबको देखते ही हैं। तो जे सी बी, और इस बी को ना हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, बी को पी कर देते हैं, तो जे सी पी। तो हम लोग याद रखेंगे जे सी बी, लेकिन यहाँ पे इस बी को यहाँ से इरेज कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? पी। तो जे से, सॉरी, टी से ट्यूडर एज, ई एज से एलिजाबेथन एज, जे से जैकोबियन एज, सी से कैरोलिन एज और पी से प्यूरिटन एज। करेक्ट। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया, तो इसका आप एक बार ट्रिक देख लीजिए। टी जे सी बी, ट्यूडर एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज या फिर कॉमनवेल्थ एज, सॉरी। तो चलिए लेट फॉरवर्ड करते हैं इसे। तो अब इसका कुछ हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझते हैं रेनेसा पीरियड के बारे में और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले देख चुके हैं इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो 1500 से लेकर के कब तक का है? 1500 पीरियड टू 1660। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 टू 1660। एनी? ठीक है। अब समझते हैं कि रेनेसा पीरियड, आखिर रेनेसा मीन्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसा? ये रेनेसा क्या है? करेक्ट। तो रेनेसा जो है एक फ्रेंच वर्ड, रेनेसा क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवाइवल, किसी चीज़ का पुनर्जागरण होना। ठीक है। तो उसे रेनेसा बोलते हैं। अच्छा, इसे रेनेसा पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेनेसा पीरियड हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं, छोटा सा हम लोग समझ लेते हैं इसमें। क्योंकि जब हम लोग एज ऑफ चौसर पढ़ते हैं, एज ऑफ चौसर, तो उसका टाइम पीरियड 1400 में एंड हो जाता है। रिमेंबर, टाइम पीरियड क्या था? 1400 में किसका टाइम पीरियड एंड हो जाता है? एज ऑफ चौसर का। ठीक है।
तो इसका टाइम पीरियड एंड होने पे हम लोग का जो अब रेनेशा पीरियड कब से स्टार्ट होता है 1500 से, तो ये 100 ईयर का अप्रॉक्स गैप कहाँ गया। ये 100 ईयर में एक्चुअल में लिटरेचर का ग्रोथ नहीं हुआ, इंग्लिश लिटरेचर का लिटरेचर ग्रोथ नहीं हुआ। कौन सा ग्रोथ नहीं हुआ, इंग्लिश लिटरेचर। इसमें वैसा कोई मेजर वर्क या फिर मेजर इवेंट या फिर लिटरेचर को लेकर वैसी चीज़ें नहीं हुई। तो इसीलिए हम लोग इसे रेनेसा पीरियड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत कम से कम 100 ईयर अप्रॉक्स बाद जा कर के फिर से इंग्लिश लिटरेचर का उदय हुआ। इंग्लिश लिटरेचर फिर उसमें वर्क लिखा जाने लगा, देखा जाने लगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको रेनेसा पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो रेनेसा पीरियड का टाइम पीरियड अप्रॉक्स 14 to 17 सेंचुरी के बीच चला है, करेक्ट। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। 14 to 17 सेंचुरी के अप्रॉक्स चला है, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए हैं द फ्रेंच वर्ड है रेनेसा मीन्स, द फ्रेंच वर्ड मीन्स रिवाइवल, किसी चीज़ का जन्म होना, उद्भव होना, ठीक है। और ये टर्म किसने दिया था, कौन सा टर्म, तो रेनेसा टर्म। तो रेनेसा टर्म जूलियस मैकलेट्स, ठीक है, जूल्स मैकलेट, सॉरी जूल्स मैकलेट ने दिया। तो जूल्स मैकलेट ने कौन सा टर्म दिया, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कि रेनेसा टर्म क्वाइंड बाय, रेनेसा टर्म जो है वो किसने दिया, तो जूल्स मैकलेट। अब जूल्स याद रखिए, ये खुद ही याद हो जाता है मैकलेट, ठीक है। तो जूल्स मैकलेट, यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट समझते हैं और इसका कि जो इसका कोर फोकस क्या था। एक्चुअल में कोर फोकस कहने का अर्थ हुआ कि इस टाइम पे लिटरेचर कैसे लिखा जाता था, कैसे, क्या कहने का मतलब कि इसका थीम क्या होता था, ठीक है। कैसे थीम लिखा जाता था, मतलब क्या स्पेशली फोकस किया जाता था किन किन चीज़ों पे। तो एक्चुअल में हम लोग क्या देखे थे इससे पहले यानी कि यहाँ पे जब एंग्लो सेक्शन या फिर एंग्लो नॉर्मन एज था, जब एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन एज हम लोगों ने पढ़ा है ना, एंग्लो नॉर्मन एज, तो इस टाइम पे जो थीम देखा जाता था वो कैसा थीम होता था, तो एक्चुअली इसका थीम हमें रिलीजियस दिखता था। कैसा, रिलीजियस होता था, रिलीजियस थीम। जैसे साइनुल्फ हो गए, साइनुल्फ हम लोग पढ़े हैं ना, साइनुल्फ के बारे में। साइनुल्फ क्या थे, एक रिलीजियस पोएट थे, रिलीजियस पोएट जिन्होंने जूलिन, जूलिना, एलिन, द फैट्स ऑफ एपस्ट्रल, ये सारे वर्क को साइनुल्फ ने लिखे थे। तो ये सब रिलीजियस वर्क लिखते थे। तो वही बोल रहे हैं कि एंग्लो सेक्शन एज में जो लिटरेचर हुआ करता था वो रिलीजियस थीम पे बेस्ड होता था, एपिक चीज़ों पे होता था, हेरोइक थीम होता था। जैसे बियोल्फ, बियोल्फ हम लोगों ने देखा है, बियोल्फ एक एपिक पोएम है, ठीक है। और उस टाइम पे रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। एंग्लो सेक्शन हो गया, एंग्लो नॉर्मन हो गया, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसका रिवाइंड समझ लिए, इसका प्रीवियस, कि इससे प्रीवियस का जो एज था उसमें कैसे लिटरेचर को इलेबरेट किया जाता था। तो रिलीजियस था, एपिक पोएम लिखा जाता था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस टाइम पीरियड पे, कौन सा टाइम पीरियड, द रेनेसा टाइम पीरियड में लिटरेचर का ग्रोथ कैसा देखा गया। तो एक्चुअल में रेनेसा टाइम पीरियड में क्या हुआ था ना, कि इनका फोकस क्या होता था, रेनेसा वालों का फोकस होता था रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग मतलब क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर जैसे हम लोग जो ग्रीक लिटरेचर पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें एरिस्टोटल थे, होमर थे, ये सारे थे, दांते थे। तो ये सारे जो लिटरेचर थे उनको क्लासिकल लिटरेचर में बोला जाता है, तो क्लासिकल लिटरेचर में आते थे। तो क्या हुआ कि रेनेसा पीरियड का जब उदय हुआ तो ये लोग रिलीजियस थीम पे नहीं गए, ये लोग रिलीजियस थीम पे ना जा कर के किस पे गए, ये लोग क्लासिकल लर्निंग की ओर गए, पुरानी चीज़ों पे गए, ओके। तो पुरानी चीज़ों पे गए, समझ में आ रहा है। तो रिलीजियस थीम पे ये लोग नहीं लिखते थे, कौन लोग, तो रेनेसा पीरियड के लोग। और ये लोग किसको फॉलो करते थे, तो एंशियंट लिटरेचर को फॉलो करते थे, एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें कौन कौन से क्लासिकल, ग्रीक और रोम, ग्रीक और रोम एंशियंट लिटरेचर जो हुआ करते थे, जिनके फॉलोअर्स कौन थे, एरिस्टोटल, दांते थे और होमर। और रेनेसा पीरियड का
जो देखा गया है कि रेनेसा पीरियड वाले चौसर को भी बहुत फॉलो किए। किनको? चौसर को भी। ठीक है, तो इसका हम लोग बैकग्राउंड समझ गए कि कौन से वर्क को फॉलो किया जाता था एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में। अब हम लोग आगे इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है सब डिविजन्स ऑफ द रेनेसा पीरियड। ये सारे कैटेगरीज में डिवाइड हुआ था। एज ऑफ रिवाइवल जिसे ट्यूडर एज बोलते हैं, फिर एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ गेम सॉरी एज। तो ये लोग तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। अब समझ लेते हैं इसका ओरिजिन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। किसका? किसका? रेनेसा टाइम पीरियड का। तो रेनेसा टाइम पीरियड का जो स्टार्ट देखा गया मेनली वो इटली में देखा गया। कहाँ पे? इटली में। कब? 14th सेंचुरी के अप्रॉक्स। जिस 14th सेंचुरी अप्रॉक्स नहीं, लेट 14th सेंचुरी, लेट 14th सेंचुरी। ठीक है, तो लेट 14th सेंचुरी में इटली में क्या देखा गया? तो लेट 14th सेंचुरी में इटली में हमें देखा गया रिवाइवल ऑफ रेनेसा। ठीक है, रिवाइवल ऑफ रेनेशन लिटरेचर। ओके, और ये मूवमेंट इनिशिएटेड बाय जो पेट्रार्क हो गए हैं, नॉन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड द फादर ऑफ रेनेसा। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रेनेसा के फॉलोअर्स थे, रेनेसा के इनिशिएटर, मतलब इसको इनिशिएट, स्टार्ट, शुरुआत किसने की? तो रेनेसा का शुरुआत एक्चुअली देखा जाता है किनके द्वारा? पेट्रार्क के द्वारा। पेट्रार्क के द्वारा। तो ये हमें कंठस्थ याद ही होना है, याद करना ही करना है एनी हाउ। तो रेनेसा टाइम पीरियड का स्टार्ट कहाँ देखा गया? इटली में। करेक्ट। कब? लेट 14th सेंचुरी। करेक्ट। मूवमेंट इनिशिएटेड बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो पेट्रार्क चचा द्वारा। ठीक है, नॉन एज द फादर ऑफ क्या? ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म के फादर, क्रिएटर बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। यानी कि इनका लिटरेचर ह्यूमैनिज्म पे बेस्ड होता था, मानव के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होता था, उनके फेथ पर बेस्ड होता था, उनसे रिलेटेड, उनकी चीज़ों से रिलेटेड बेस्ड होता था। तो इसीलिए पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी बोलते हैं और फादर ऑफ रेनेसा भी बोलते हैं। करेक्ट। तो क्या समझ गए? रेनेसा से ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब स्टार्ट हुआ? लेट 14th सेंचुरी। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। कौन करवाया? तो पेट्रार्क करवाया, इसीलिए फादर ऑफ रेनेसा कौन? पेट्रार्क। ह्यूमैनिज्म, फादर कौन है ह्यूमैनिज्म का? तो वो भी पेट्रार्क। करेक्ट। यहाँ तक समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जो ये जो रेनेसा का जो स्टार्टिंग हुआ था वो एक्चुअल में अभी तक इंग्लैंड में नहीं आया था। क्यों? जो मतलब लेट 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में एंट्री नहीं हुई थी इस टाइम पे। ठीक है, इसका रीज़न है, मैं अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस कर दूंगा इसका, कि डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। अब समझते हैं कि इंग्लैंड में इसका डेवलप कब हुआ। जैसे रेनेसा पीरियड, जैसे इंग्लिश लिटरेचर मेनली कहाँ से देखा जाता है? इंग्लैंड से। तो रेनेसा का जो मूवमेंट था वो एक्चुअली अभी इंग्लैंड आया नहीं था, इंग्लैंड नहीं आया था। तो इंग्लैंड कब आया? तो इंग्लैंड आया 15th सेंचुरी में। करेक्ट। कब आया? तो 15th सेंचुरी में। स्टार्टेड ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। ये देखिए मेंशन किया हुआ है। कब? 15th सेंचुरी में। ठीक है। 1400 कंसिडर द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए अब यही चीज़ हम बोल रहे थे आपको कि 1400 से लेके 1500 के बीच में कंसिडर्ड एट द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वाई? क्यों बोलते हैं डार्क एज? क्योंकि इस टाइम पे इंग्लिश वर्क नहीं कुछ हुआ काम, इंग्लिश वर्क नील बट्टा सन्नाटा था, कोई वर्क ही नहीं लिखा जा रहा था। समझ रहे हैं ना? इसीलिए डार्क एज बोला जाता है 1400 से लेके 1500, क्योंकि एज ऑफ चौसर 1400 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखते हैं रेनेसा पीरियड, और रेनेसा पीरियड का टाइम पीरियड अप्रॉक्स देखा जाता है 1485 टू लेके 16 समथिंग 1660 के बीच में देखा जाता है। करेक्ट। तो ये टाइम पीरियड जो बीच में जो गैपिंग गया अप्रॉक्स 100 ईयर का, तो उसी को हम लोग डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि इसका मेजर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, मतलब रेनेसा पीरियड यानी कि रेनेसा मूवमेंट क्यों आया, रेनेसा की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इसके पीछे का क्या कारण था, तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है कि मेजर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की इन 1453। अब बहुत तरह का दिक्कत की, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया? कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट।
तो ये नया वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कहाँ पे हैपेंड हुआ? टर्की में हुआ। कब हुआ? तो 1453 में हुआ। करेक्ट। तो यही 1453 में जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ उस टाइम पीरियड में, तो वहाँ से लिटरेचर उठ के किधर आने लगा? इंग्लैंड की ओर शिफ्ट होने लगा। करेक्ट। तो अब हम लोग समझते हैं इसका कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ क्या था, एक्चुअली ये है क्या। करेक्ट। चलिए देखते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या? तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो एक टर्की में एक प्लेस है। क्या है? टर्की में एक प्लेस। ये क्या था कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो बैजेंटिन एम्पायर का कैपिटल था। कहाँ का था? जो बैजेंटिन एम्पायर कहाँ था? टर्की में। तो बैजेंटिन एम्पायर का कैपिटल कहाँ था? कॉन्स्टेंटिनोपल। और यहाँ पे लिटरेचर का हब था। ठीक है। जैसे लिटरेचर वर्क करते थे उनका हब माना जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि वहाँ का जब टर्की का उस टाइम का कैपिटल देखा जाता था, बैजेंटिन एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर था वहाँ का। तो इस टाइम पे जहाँ पे कैपिटल होता है वहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें या फिर ज़्यादा लिटरेचर वर्क देखा जाता है। तो उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल बैजेंटियन एम्पायर का कैपिटल था। अब होता क्या है ना कि कॉन्स्टेंटिनोपल में रोम एम्पायर जो थी और ऑटोमन एम्पायर, ये दोनों का आपस में मार धाड़ हो जाता है। करेक्ट। ये दोनों आपस में लड़ लेते हैं, ये ऑटोमन एम्पायर वाले और रोमन एम्पायर वाले। तो रोमन एम्पायर वाले क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो रोमन एम्पायर वाले हार जाते हैं और 1453 में किसका गठन हो जाता है? तो 1453 में आ जाते हैं हमारे कौन? 1453 में आ जाते हैं हमारे ऑटोमन एम्पायर वाले। कब? 1453 के अप्रॉक्स ऑटोमन एम्पायर वाले आ जाते हैं। राइट। तो ये ऑटोमन एम्पायर वाले आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ के जो लिटरेचर वाले लोग थे, जो जितना लिटरेरी वर्क था इनका जो बचा के रखे थे, वो क्या करने लगे? ये सारे माइग्रेट करने लगे यहाँ से। द माइग्रेशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप। ये क्या करने लगे? यहाँ से जितने लिटरेचर इंपॉर्टेंट पोएट थे वो लोग क्या करने लगे? तो इस प्लेस से माइग्रेट हो गए, यहाँ से चले गए। और कहाँ चले गए? वेस्टर्न यूरोप की ओर। वेस्टर्न यूरोप की ओर मूव कर गए। दे वांट्स टू प्रिजर्व क्लासिकल टेक्स्ट। ये क्यों क्यों मूव कर गए? ताकि ये अपने लिटरेचर को बचाना चाहते थे, ताकि आगे कोई जब पढ़े इनका हिस्ट्री पता चले, हिस्टोरिकल चीज़ें पता चले। तो इसीलिए, क्योंकि रोमन एम्पायर में तो ये लोग सेफ थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर आया तो हो सकता है इनके लिटरेचर को ख़राब कर दे कोई, या फिर उसको समाप्त कर दे। तो इसीलिए ये लोग क्या किए? यहाँ से मूव फॉरवर्ड कर गए। ठीक है। तो हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, इसीलिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो टर्की में एक प्लेस है जो क्या था? बैजेंटियन एम्पायर का कैपिटल था। ठीक है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में होता क्या है? रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में मार धाड़ होती हैं। रोमन एम्पायर हार जाता है, ऑटोमन एम्पायर जीत जाती है। अब ऑटोमन एम्पायर इस पर अधिकार कर लेती है, जिसके कारण यहाँ के राइटर लोग निकल लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा लिटरेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर कोई ख़राब कर देगा, नष्ट कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं? वे लोग माइग्रेट कर लेते हैं वहाँ से वेस्ट यूरोप की ओर। दे वांट्स टू प्रिजर्व क्लासिकल टेक्स्ट। इसका हिस्ट्री समझ गए। अब नेक्स्ट समझते हैं। करेक्ट। तो कॉन्स्टेंटिनोपल हम लोग समझ गए, टर्की में हुआ, 1453 में इसका था। मेजर राइटर्स मूव्ड टू इटली। किधर की ओर कूच कर गए? इटली की ओर। तो इटली की ओर ये मूव कर गए, वेस्ट यूरोप की ओर। और 15th सेंचुरी के अंडर, 15th सेंचुरी में रेनेशा का स्टार्टिंग कहाँ से हो गया? रेनेशा का ग्रोथ देखा जाने लगा कहाँ पे? इंग्लैंड में। आया समझ में इसका हिस्ट्री? तो ये मेजर चीज़ था, तो इसे हमें याद रखना था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझते हैं कि द रेनिशा 1560 वाज नॉट मेरली लिटरेरी एरा बट अ कॉम्प्लेक्स कल्चरल शिफ्ट। अब बताइए, जब ओटमन एम्पायर आ गया वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो वहाँ से मैक्सिमम कोई मूव आउट कर गए वेस्ट यूरोप की ओर। तो जब कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह की ओर ट्रांसफ़र करता है, तो उसमें क्या करता है? वो अपने कल्चर को लाता है, अपने कल्चर को। किसको लाता है? कल्चर को। कल्चर को लाता है, अपने लैंग्वेज को लाता है। राइट।
तो कल्चर का ट्रांसफ़र हुआ, लैंग्वेज का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, साइंटिफिक चीज़ों का ट्रांसफ़र हुआ, रिलीजियस रिवॉल्यूशन देखा गया इस टाइम पे। रिलीजियस रिवॉल्यूशन मतलब क्या, मतलब रिलीजियस चीज़ों पे अवेयरनेस देखी गई। रिलीजियस पे कोई उतना आँख मूंद के भरोसा नहीं करने लगा कोई। चर्च पे लोगों को मतलब चर्च पे लोग आवाज़ उठाने लगे, करेक्ट। तो ये इनका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब समझते हैं इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और हम लोग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा, क्योंकि ये मेजर चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला वर्क क्या था, द प्रिंटिंग प्रेस। सॉरी, मेजर वर्क नहीं, पहला चीज़ देखा गया यहाँ पे, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस हुआ इस टाइम पीरियड में। क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस देखा गया। कब, रेनेसां टाइम पीरियड में। और इसको करने वाले कौन थे, तो विलियम कैक्सटन। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, विलियम कैक्सटन, ठीक है। तो कोई पूछे कि प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो रेनेसां पीरियड में हुआ। कब हुआ, तो 1476 में हुआ। कौन करवाया, तो विलियम कैक्सटन करवाया। आ गया समझ में, अरे आया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में हुआ, सॉरी पहले हुआ, और द प्रिंटिंग प्रेस बाद में आया। मूवमेंट तो बाद में आया फिर। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल तो हम लोग देख लिए थे। क्या हुआ था कि जो ग्रीक स्कॉलर्स थे फ्लेड टू वेस्टर्न यूरोप, किधर की ओर मूव कर गए, वेस्टर्न यूरोप के, ब्रिंगिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड होमर। ये क्या करने लगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि वहाँ का जो एंशियंट लिटरेचर था उनका, जो प्लेटो का था, एरिस्टोटल का था, होमर का था, उसको उठा के और वेस्ट यूरोप की ओर आ गए, इटली की ओर कूच कर गए, ताकि जो ओटोमन एम्पायर वाला था उसको ख़राब ना कर दें, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर से बचाकर वे लोग वेस्ट यूरोप की ओर आ गए। आ रहा है समझ में। तो वही देखें, तो कॉन्स्टेंटिनोपल कोई पूछे तो आज के बाद आपको कभी लाइफ में दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, ये चीज़ समझ गए। अब समझते हैं कि ह्यूमैनिज्म। अब ह्यूमैनिज्म, द इंटेलेक्चुअल हार्ट ऑफ द रेनेसां, इट शिफ्टेड फोकस फ्रॉम मेडिवल रिलीजियस ड्रामा टू ह्यूमन पोटेंशियल। ह्यूमन पे चीज़ों पे, ह्यूमैन्स के प्रॉब्लम पे लिखा जाने लगा, वही ह्यूमैनिज्म बोलते हैं। ह्यूमैनिज्म शिफ्ट हो गया, मतलब जो जनरल पीपल होते थे, जनरल पीपल को देख लीजिए। जनरल पीपल, उनका जो प्रॉब्लम होता था उनका सॉल्यूशन पे, उनके डिग्निटी पे, उनके सेकुलरिज्म होने पे, इन चीज़ों पे, मैक्सिमम चीज़ों पे ध्यान आकर्षित होने लगा। और क्या क्या था, डिग्निटी रूटेड द स्टडी ऑफ स्टेडिया, जैसे ग्रामर, रेटोरिक, हिस्ट्री और मोरल फिलॉसफी पे, इन चीज़ों पे वर्क देखने को मिला, इन चीज़ों पे अवेयरनेस देखने को मिला वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस, एक्सप्लोरेशन हुआ साइंस का, डिस्कवरी होने लगी बहुत चीज़ों का, जैसे डिस्कवरीज बाय कोलंबस 1498, कोलंबस द्वारा डिस्कवरी किया गया। फिर बहुत सारी चीज़ों का, साइंटिफिक चीज़ों की खोज होने लगी इस टाइम पीरियड में। तो हम लोग इतना याद रखना है कि रेनेसां टाइम पीरियड में साइंटिफिक चीज़ों का ग्रोथ देखा गया, साइंटिफिक ग्रोथ। आ गया समझ में। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हेनरी एट्थ कौन थे। अरे एक किंग थे, आपके जा कर के रेनेसां टाइम पीरियड में एक किंग थे। कौन, हेनरी एट्थ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च, इन्होंने क्या किया, चर्च को इस्टेब्लिश किया। ये थोड़ा रिलीजियस टाइप के पीपल थे, तो चर्च को इस्टेब्लिश किया इन इंग्लैंड। चर्च का इस्टेब्लिशमेंट कब देखा गया, इंग्लैंड में, तो 1529 से 39, ठीक है। किसने किया, तो हेनरी एट्थ ने किया। बस यहाँ तक देख लिए हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट एंड उसका एजेस, जैसे एज ऑफ रिवाइवल में कौन कौन से राइटर हुए, उनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप इस स्लाइड में थोड़ा सा देख लीजिए, बट हम थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसमें नीचे मैं थोड़ा सा और डिस्कस किया हूँ। देखिए यहाँ पे एक मेटाफिजिकल पोएट्री का, अभी मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप वन टाइम
इसको रिव्यू कर लीजिए। ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन पे बात हुआ, वार ऑफ थिएटर्स के बारे में बात हुआ। इसमें एक मेजर याद रखना है कि मेजर इवेंट्स, क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स इन 1642। थिएटर का क्लोजमेंट कब देखा गया? तो 1642 में, 1642 में क्लोज देखा गया। एक मैंने छोटा सा आपके लिए ले लिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटा सा रिवाइज शॉट है, नोट्स है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेन। अब समझते हैं हम लोग एज वाइज कौन कौन सा किंग हुआ, कौन कौन से किंग हुए, कौन कौन सा राइटर हुआ, और उनका मेजर वर्क, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देते हैं एज ऑफ रिवाइवल या ट्यूडर एज, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड एक्चुअल में 1485 से भी देखा जाता है, कहीं की बुक में 1485 है, 1485 टू 1558 के बीच देखा गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्यूडर एज में कौन कौन से महामानव आए। महामानव मतलब किंग, कौन से किंग इस टाइम पे देखा गया इंग्लैंड में। तो सबसे पहले इस टाइम पीरियड में हेनरी सेवन का राज था। किनका? हेनरी सेवन का। बस ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। और हेनरी सेवन जो थे, ये ट्यूडर डायनेस्टी के करता धरता थे। ट्यूडर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अरे कौन थे? तो ये हेनरी सेवन थे। करेक्ट। इसमें इतना ही याद रखना है। फिर समझते हैं हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ कौन थे भैया? तो हेनरी एट्थ भी एक किंग थे। तो देखिए अभी इसके जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े ना, तो हेनरी एट्थ क्या किए इस ट्यूडर एज में? हेनरी, ये जो चल रहा है किंग का कॉन्टिन्यूस, ये ट्यूडर एज का ही है। ट्यूडर एज में 3-4 किंग हुए, जैसे एक हेनरी सेवन, हेनरी एट और एडवर्ड सिक्स। ये मेजर हुए, ये उतना मेजर नहीं है, लेकिन ये 3 मेजर हुए। तो ये 3 मेजर को हम लोग देख लेते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट में हेनरी सेवन्थ हो गया। क्या किया इन्होंने? ट्यूडर डायनेस्टी को डेवलप किया, मतलब फाउंडर थे इनके, ख़त्म। नेक्स्ट हेनरी एट। हेनरी एट का क्या काम था? तो इन्होंने चर्च का इस्टेब्लिशमेंट किया। किसका इस्टेब्लिशमेंट? इस्टेब्लिशमेंट देखा गया किसका? चर्च का। चर्च का इस्टेब्लिशमेंट देखा गया। फिर एडवर्ड सिक्स प्रोमोटेड प्रोटेस्टेंटिज्म। छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। फिर फीचर्स ऑफ ट्यूडर एज में ये सारे कुछ फीचर्स थे, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम लोग इसको इलेबरेट नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं मेजर वर्क्स, मेजर राइटर्स और मेजर किंगडम। तो अभी ज़्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट राइटर कौन कौन थे इस टाइम पीरियड पे। तो ट्यूडर एज में याद रखना है हमको, कौन थे? सर थॉमस मोरे। इनका टाइम पीरियड याद रखना तो रखिए, अदरवाइज़ टाइम पीरियड उतना आता नहीं है। लेकिन सर थॉमस मोरे का ये वर्क हमेशा याद रखिएगा, यूटोपिया और हिस्टोरी ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड। ये किंग रिचर्ड थर्ड का के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री, उनका हिस्ट्री को इन्होंने लिखा था। किन्होंने? सर थॉमस मोरे। तो यूटोपिया का टाइम पीरियड याद रखना ही है हमें, कब? 1516। कब? यूटोपिया 1516, सर थॉमस मोरे। करेक्ट। नेक्स्ट, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन था? किनका कॉन्ट्रीब्यूशन? तो सर थॉमस मोरे का। फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इंग्लिश ह्यूमैनिज्म, और सिर्फ पूछे ह्यूमैनिज्म तो फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म तो पेट्रार्क, लेकिन इंग्लिश ह्यूमैनिज्म तो चचा हमारे थॉमस मोरे, ठीक है। इंट्रोड्यूस आइडियल पॉलिटिकल फिलॉसफी। इनका वर्क मैक्सिमम पॉलिटिकल फिलॉसफी पे देखा जाता था। जैसे हिस्टोरिकल किंग का जो हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड के बारे में इन्होंने लिखा था, इनमें पॉलिटिकल रिव्यू उनका दिया था कंप्लीट, यूटोपिया। या फिर इनका फिलोसफिकल वर्क जो है वो मैक्सिमम पॉलिटिकल बेस्ड रहता था। किनका? ये सर थॉमस मोरे का। तो सर थॉमस मोरे के हम लोग बारे में क्या पढ़े? यूटोपिया इनका वर्क है, हिस्ट्री ऑफ किंग थर्ड का इन्होंने लिखा है, रिचर्ड थर्ड का, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमैनिज्म बोला जाता। बस। नेक्स्ट, सर थॉमस याट, जो इम्पोर्टेंट राइटर है मैंने सिर्फ वही कराना है, ओके। तो सर थॉमस याट टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं, फ़िलहाल छोड़ दीजिए इसको। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये,
कौन सा, ये दे फ्ली फ्रॉम मी, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन एक बार शायद आया हुआ है कहीं पे, विच वन ऑफ द दीज आर नॉट, या फिर वर्क ऑफ सर थॉमस याट। तो दे फ्ली फ्रॉम मी इनका एक मेजर वर्क है, तो इनका एक मेजर वर्क कौन सा है, दे फ्ली फ्रॉम मी। बस, तो अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, ट्यूडर एज में चल रहे हैं। कौन कौन राइटर आए, सर थॉमस मोरे और सर थॉमस याट। तो थॉमस थॉमस दो याद रख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, अब समझते हैं इनका सॉरी इनका एक और इम्पोर्टेंट, थॉमस याट एक इनका बहुत 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 मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किए। करेक्ट। अब पूछेगा कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है, तो यहाँ एलेबोरेट नहीं करेंगे इसको, जब मैं इसका एलेबोरेट वीडियो लाऊंगा फिर से, उस टाइम पेट्रार्कन सोनेट के बारे में बताएंगे कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले इंग्लिश लिटरेचर में कौन हुए, तो वो हमारे जा करके हुए सर थॉमस याट। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। हेनरी हावर्ड देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हेनरी हावर्ड के बारे में देख लेते हैं। हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे, ये दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं। इनके पीछे इनका काम ही एक था, क्या, ये देखिए, ये इनका काम था, ब्लैंक वर्स। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। किन्होंने करवाया, तो ये अर्ल ऑफ सरे और हेनरी हावर्ड। बस, इनका और कुछ है। अब पूछेगा कि ब्लैंक वर्स क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं इसका एलेबोरेट वीडियो लाऊंगा उस टाइम। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं रेनेसा पीरियड का, कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, रेनेसा पीरियड आने का क्या कारण था, उसका मेजर वर्क कौन, मेजर राइटर कौन थे, मेजर किंगडम कौन था, मेजर किंग कौन था। करेक्ट। मेजर राइटर कौन हुए, यही सब था, और थोड़ा थोड़ा और बेसिक चीज़ें। तो हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे को क्यों जाना जाता है, ब्लैंक वर्स के लिए। क्योंकि इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया। करेक्ट। नेक्स्ट फॉरवर्ड। चलिए, इनका कोई वर्क नहीं है। जॉन स्केल्टन, ये भी छोड़ दिए। फिर अब आते हैं एलिजाबेथन एज पे। तो हमारा रेनेसा पीरियड का फर्स्ट वाला क्या था, ट्यूडर एज। ट्यूडर एज समाप्त हुआ। अब किसकी शुरुआत हुई, एलिजाबेथन पीरियड का। एलिजाबेथन पीरियड का तो टाइम पीरियड सबको पता ही होगा। वन ऑफ द फेमस, क्या फेमस, एरा और एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्यों भैया, तो इसके पीछे कारण है, समझते हैं धीरे धीरे। चलिए, तो एलिजाबेथन एज ही पड़ा किसके लिए, क्वीन एलिजाबेथ के लिए। तो इसका टाइम पीरियड हमें याद रहना है। एलिजाबेथ कब से कब तक थी, 1558 से लेकर के 1603 तक। तो एलिजाबेथ इसका टाइम पीरियड 1558 से लेकर 1603 तक। ठीक है, तो एलिजाबेथन का टाइम पीरियड याद हो गया। अब एलिजाबेथन एज क्यों फेमस था भैया, तो फेमस होने का रीज़न था, गोल्डन एज बोलते हैं इसको। क्यों गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा के लिए ये गोल्डन एज था गुरु, गोल्डन एज फॉर ड्रामा। ठीक है, तो इसे गोल्डन एज फॉर ड्रामा इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप किया। यदि ड्रामा कहीं डेवलप किया तो सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप किया, तो यहीं पे डेवलप किया। यहीं का कहने का मतलब है कि क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे डेवलप किया। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, गोल्डन एज बोला जाता है, तो गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो एलिजाबेथन एज। वाई, बिकॉज दिस टाइम पीरियड डेवलप्ड मोर एक्सेसिवली ऑफ ड्रामा। करेक्ट। चलिए, इसका फीचर समझते हैं। देखिए, राइज ऑफ ड्रामा, ये रहा राइज ऑफ ड्रामा। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि लोगों में पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई। किस टाइम पीरियड में, तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड में। करेक्ट। इस टाइम पीपल अवेयरनेस हो गए। फ्लोरिशिंग ऑफ पोएट्री का विकास देखने, मतलब डेवलपमेंट देखा गया। डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री।
पोइट्री का डेवलपमेंट देखा गया इस टाइम पीरियड में, करेक्ट। रोमांटिक स्पिरिट एंड वेचुअल रेनेसांस, ह्यूमैनिज्म का डेवलपमेंट देखा गया, यानी कि इस टाइम पीरियड में ह्यूमैनिज्म पे बातें होती थी, लोगों के मेजर प्रॉब्लम्स पे बातें होती, उनके सॉल्यूशन पे बातें होती थी, सोसाइटी के बारे में बात होती थी, तो उसी को ह्यूमैनिज्म बोलते हैं, करेक्ट। तो आज के बाद ह्यूमैनिज्म पे कभी डाउट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो ह्यूमैनिज्म क्या है? तो ह्यूमैनिज्म सिंपल है। क्या है ह्यूमैनिज्म? अरे क्या है ह्यूमैनिज्म? ह्यूमैनिज्म कुछ नहीं है। क्या है ह्यूमैनिज्म? पर्सनल सॉरी मतलब पीपल्स प्रॉब्लम, पीपल्स के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना, सोसाइटी रिलेटेड इशू को उजागर करना, सोसाइटी इशू, कॉमन पीपल के बारे में बात करना, कॉमन पीपल। अरे वही तो ह्यूमैनिज्म है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड में मेजर राइटर कौन कौन से हुए थे, किस टाइम पीरियड में? अरे इस टाइम पीरियड बोले तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड। एलिजाबेथन टाइम पीरियड का टाइम क्या है? 1558 से लेकर 1603 तक। ये याद रखना है, बार बार याद करिए, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, चलिए राइटर के बारे में देख लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर एक राइटर थे भैया। कौन से राइटर? तो एक इंग्लिश के मेजर, अरे इनको फादर ही तो बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश चचा, इंग्लिश लिटरेचर, नॉट चचा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इनका कुछ मेजर, सॉरी इनका टाइम पीरियड भैया ज़िंदगी में कबो ना भूली, 1564 से लेके 1616, याद हो जाएगा। 25 बार इसको देखिए, विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, करेक्ट। चलिए फॉरवर्ड। इनका मेजर वर्क, ये बहुत सारी चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क लिखते थे, इनका सब चीज़ में कमांड था। ये सोनेट भी लिखते थे, पोइट्री भी लिखते थे, कॉमेडीज़ भी लिखते थे, ट्रेजिडी भी लिखते थे, सारे चीज़ों पे इनका क्या बोलते हैं उसको, मजबूत पकड़ था, ठीक है। तो चलिए इनका ट्रेजिडीज देखते हैं। तो ट्रेजिडी इनका याद करना ही है, कौन कौन सा? ट्रेजिडी में इनका हैमलेट, मैकबेथ, किंग लेयर और ओथेलो, ठीक है। आया समझ में? तो ट्रेजिडीज वर्क इनमें पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजिडिकल वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। उस टाइम आप क्या बोलिएगा? अरे बोलिए, नहीं बोल पाइएगा ना, तो इसको याद रखिए, ओके एम एच, ओके एम एच, इसका ट्रिक है, ओके एम एच, ओके एम एच, ओके एम एच। ओ से ओथेलो, की से किंग लेयर, एम से मैकबेथ और एच से हैमलेट, याद हो जाएगा। चलिए अब इसका फॉरवर्ड करते हैं कॉमेडीज़ की ओर। तो इनका कॉमेडीज़ कौन कौन सा था? तो एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इनका बहुत फेमस है। इनका एक्चुअली सारा फेमस वर्क ही है, इनका सारा फेमस वर्क है, लेकिन ये मैक्सिमम पूछा जा रहा है, पूछा तो सारा जा रहा है, बट द मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये पोएम है भैया। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, ट्वेल्थ नाइट हो गया, ये सारे इनका क्या है? तो इनका कॉमेडीज है। और इसके पहले हम लोगों ने इसका क्या देखा? अरे ट्रेजिडीज़ देखा, ओके। क्या था? ओके एच एम, ओ से ओथेलो, की से किंग लेयर, एस से हैमलेट, एम से मैकबेथ। चलिए अब हिस्ट्रीज पे, ये हिस्टोरिकल पार्ट भी लिखते थे ना, जैसे ये हिस्टोरिकल, जैसे जिस किंग के अंडर या फिर जिस किंग के कंटेम्पररी ये चलते थे, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, इनका ये क्या लिखे हैं, इनका इन्होंने हिस्टोरिकल बुक लिखा है इनके बारे में, हिस्टोरिकल बुक किनके बारे में? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड और जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर के बारे में भी लिखे हैं, ये हिस्टोरिकल बुक है, तो याद रखना है, याद रहेगा। चलिए तो हिस्टोरीज में हेनरी, रिचर्ड और जूलियस सीजर। चलिए पोइट्री में इनका सबसे फेमस एक देखा जाता है वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस, फिर द रेप ऑफ लुक्रीस, और सोनेट, सोनेट भी तो पोइट्री का पार्ट है ना, तो बहुत सारे सोनेट लिखते हैं, कितने सोनेट लिखो इन्होंने? 154 सोनेट, और
आई थिंक 37 प्ले लिखे हैं इन्होंने, जहाँ तक लग रहा है 37, या आई थिंक 37 प्ले और 154 सोनेट। तो ये हमारे कौन थे, चचा शेक्सपियर। तो इनका द एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट समझते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। अब एडमंड स्पेंसर का टाइम पीरियड 1552 टू 1599, ये भी याद रखना है। और एडमंड स्पेंसर कौन थे, तो कंटेम्पररी थे ये चचा, कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी थे। किनके कंटेम्पररी थे चचा, शेक्सपियर के। अरे आया समझ में, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर का मेजर वर्क देख लेते हैं हम लोग। द फेरी क्वीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी आई का इन्फिनेटिव चढ़ा दीजिए इस पर, ठीक है। अमोरिटी, अमोरिटी इनका एक लव सोनेट है शायद, कलेक्शन ऑफ सोनेट है ये, कलेक्शन ऑफ सोनेट है, मतलब बहुत सारा सोनेट्स का मिला के अमोरिटी एक सीरीज़ बनाया है इन्होंने, जो अपने लवर पे लिखा है। अरे राइटर लोग के भी लवर होते हैं, तो ये इन्होंने अपने लवर पे लिखा है, ठीक है। एपिथेल्मियन लिखा है इनका एक मेजर वर्क, द सेफर्ड्स कैलेंडर, द सेफर्ड्स कैलेंडर इन्होंने लिखा है। तो इनका मेजर वर्क क्या क्या देख लिए, अरे बोलिए। द फेरी क्वीन, अमोरिटी, एपिथेल्मियन, द सेफर्ड्स कैलेंडर, ये 4 मेजर वर्क किनका है, एडमंड स्पेंसर। अब एडमंड स्पेंसर किसके साथ थे, एलिजाबेथन के, सॉरी हाँ एलिजाबेथन पीरियड में थे, किनके साथ, शेक्सपियर के साथ। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इनको पोएट बोला जाता है, पोएट कौन, एडमंड स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट फॉरवर्ड। वन ऑफ द मेजर राइटर ऑफ दिस पीरियड, मेजर या फिर प्रोमिनेंट बोल सकते हैं आप, प्रोमिनेंट राइटर ड्यूरिंग दिस एज, राइटर ड्यूरिंग दिस एज, करेक्ट, ये भी चचा ही थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो, इनका भी टाइम पीरियड याद रखिए, 1564 से 1593। ये आसान नहीं है बट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल वे में दे दिया जाएगा। मान लीजिए बोल देगा सॉरी शेक्सपियर दे देगा, फिर कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो दे देगा, और स्पेंसर दे देगा, स्पेंसर, वो बोलेगा बताइए इनको क्रोनोलॉजिकल वे में सजाइए। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता रहेगा तब तो इनका टाइम पीरियड हमेशा याद रखना ही है गुरु। तो टाइम पीरियड इनका याद ही रखना है। तो इसका टाइम पीरियड 1564 से 1593, कम से कम ये 3-4 जो मेजर राइटर हुए उनका टाइम पीरियड आपको याद रखना ही है। तो क्रिस्टोफर मार्लो 1564 टू 1593। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर वर्क इज डॉक्टर फास्टस मेजर वर्क इनका था, तो क्रिस्टोफर मार्लो का था। फिर चम्बरलैन, द जी ऑफ माल्टा, और एडवर्ड टू एक शायद हिस्टोरिकल पार्ट है, हिस्टोरिकल बुक है, हिस्टोरिकल बुक, ठीक है। तो डॉक्टर फास्टस, चम्बरलैन, द जी ऑफ माल्टा और एडवर्ड टू, करेक्ट। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अरे भैया ब्लैंक वर्स, पॉइंटर्स ऑफ ब्लैंक वर्स इन ड्रामा में ब्लैंक वर्स, एक्चुअली में ब्लैंक वर्स तो कोई और किया था, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, इसको देख लेंगे, ओके। तो इसको आज रहने देते हैं यहाँ, इसको देख लेंगे, शायद ब्लैंक वर्स का कोई और किया था, लेकिन ड्रामा में शायद इन्होंने ने किया था या ब्लैंक वर्स एक सोरे करके थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, लेकिन शायद ड्रामा में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मे बी, थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेंगे। और ये भैया ये भी तो एक थे प्रोमिनेंट चचा, प्रोमिनेंट हम इनको चचा ही बोलते हैं, चचा। तो सर फिलिप सिडनी भी एक चचा ही थे, इनका भी टाइम पीरियड 1554 से 1586, ठीक है। इनका मतलब फिलिप सिडनी का मेजर वर्क देख लेते हैं, एरिस्टोटल एंड स्टेला, आर्केडिया एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये आया है। एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री किनका वर्क है, तो सर फिलिप सिडनी का वर्क है। अब ये बोलिएगा कि द एनाफोलॉजी फॉर पोएट्री में इन्होंने क्या बताया है, क्या डिस्कस किया है, किसके बारे में बोला है, तो मैं भी ये डिस्कस कर ही नहीं रहा, मैं भी तो एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से एज में कौन से राइटर आए, कौन से
किंग था उस टाइम पे, कौन सा उनका मेजर वर्क था, उनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं भी वर्क तो कर ही नहीं रहा, मैं जब कंप्लीटली इलेबोरेट करूँगा फिर से उस टाइम मैं एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। तो डोंट वरी, अभी सिर्फ हमें याद रखना कि द फिलिप सिडनी का मेजर वर्क कौन सा है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। बेन जॉनसन, एलिजाबेथन इस टाइम पे सारे के सारे राइटर जो हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए नेक्स्ट पोएट कौन थे, तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का टाइम पीरियड 1572 से 1637, ये आपको याद रखना ही है एनी हाउ, ठीक है। और भैया इनका एक सबसे फेमस देखा गया है वर्क वॉलपोन। क्या? वॉलपोन। अब बोलिएगा कि वॉलपोन का थीम बताइए, ये बताइए वो, अभी नहीं, जब मैं इसका कंप्लीट बताऊंगा, इलेबरेट करके बताऊंगा एक एक करके उस टाइम, अभी हम तो सिर्फ इसका मेजर वर्क देख रहे हैं। तो चलिए मेजर वर्क क्या है, वॉलपोन द एक्लेमिस्ट एवरी मैन इन इज ह्यूमर। करेक्ट। फिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या देखते हैं, मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। आया समझ में? तो कॉमेडी, फादर ऑफ कॉमेडी को पूछे, फादर ऑफ कौन, कॉमेडी, तो कौन थे भैया, बेन जॉनसन थे हमारे, बेन जॉनसन। अरे आया समझ में? चलिए फिर एक आते हैं थॉमस कैड। वाह वाह, सारे राइटर एक से बढ़ के एक भैया। तो थॉमस कैड कौन थे, तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी इनका एक मेजर वर्क था। ये भी राइटर थे, कब के, शेक्सपियर एज के, शेक्सपियरियन एज के थे, या फिर एलिजाबेथन बोल सकते हैं, एलिजाबेथन एज के राइटर थे। कौन? थॉमस कैड। इनका एक बहुत मेजर वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको याद करना ही है भैया कि रिवेंज ट्रेजेडी किसको बोलते हैं, सॉरी फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, तो ये रहे हमारे थॉमस कैड। लेकिन वहीं पे बोल दे फादर ऑफ कॉमेडी तो बेन जॉनसन, रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस कैड। आया समझ में? जॉन लिली देख लेते हैं। जॉन लिली को उतना खास नहीं है बट देख लिए। यूफ्यूसस है, और कैंपस कैंपस इनका एक वर्क है, उतना मेजर नहीं है। तो चलिए एलिजाबेथन इज द एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर जैकोबियन में आता है। तो जैकोबियन क्या, जैकोबियन, इसका टाइम पीरियड भी याद होना है, 1603 टू 1625। जब क्रोनोलॉजिकल वे में दे देगा ना एज को सजाने के लिए, उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए आपको याद होना है, इसका टाइम पीरियड याद होना है, नहीं तो ट्रिक याद होना है। क्या ट्रिक था, TJCB, इस बी को हम लोग पी बोले थे। करेक्ट। टी से ट्यूडर एज, ई से एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ गेम, खल्लास। नेक्स्ट जैकोबियन एज 1603 से 1625 के बीच हुआ। समझते हैं कौन किंग थे भैया, तो जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट कंप्लीट थे, एक यही किंग थे इस टाइम पीरियड पे पूरा, जेम्स फर्स्ट। कौन थे, अरे किंग थे भैया, जेम्स वन किंग थे इस टाइम पीरियड के। इनका फ्यूचर्स क्या था, डार्कर टोन इन लिटरेचर, सटायर एंड रियलिज्म, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखा गया इस टाइम पीरियड में। मतलब रिलीजियस पे बहुत ज़्यादा सटायर होने लगा, रिलीजियस को लोगों के द्वारा हे दृष्टि से देखने, मतलब उसको क्रिटिसाइज करने किया जाने लगा। चर्च पे बहुत, क्या बोलते हैं उसको, चर्च पे क्या बोलते हैं उसे, करप्शन बहुत देखा जाने लगा। ठीक है, इसीलिए इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, अरे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखा गया लोगों के बीच में। ठीक है। फिर राइज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अब मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, तो मेटाफिजिकल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अरे जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते उसे बोलते हैं मेटाफिजिक। ठीक है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री में आते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का विकास हुआ इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, पोएट्री को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल देखा गया इस टाइम पीरियड में, पोएट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिसमें से एक मेजरली मेटाफिजिकल पोएट्री का डेवलपमेंट देखा गया। नेक्स्ट समझते हैं
इम्पोर्टेंट राइटर एंड देयर वर्क्स देख लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड के हमारे सबसे फेमस राइटर देखा जाता है जॉन चचा। कौन? पेन चेंज कर लेते हैं। जॉन डन। कौन थे जॉन डन भैया? तो इस टाइम पीरियड के कब? यहाँ देखिए, कब के? जैकोबियन एज के। कौन थे उस टाइम किंग? तो देख लेते हैं कहाँ गए हैं भैया, किंग कहाँ गए? किंग जेम्स फर्स्ट थे। आया समझ? तो जॉन डन का हम लोग फटाक से देख लेते हैं मेजर वर्क। द फ्ली, द वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये याद रखना है, ये याद रखना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। बार बार देखिए, बार बार ट्राई करिए, याद करना ही है। द सन राइजिंग, हॉली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड। तो ये मेजर वर्क है किनका? जॉन डन का। जॉन डन का मेजर वर्क द फ्ली, अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है मॉर्निंग, द सन राइजिंग, हॉली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड। करेक्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या? फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। फादर बोला जाता है इनको। किनका फादर? तो मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर। किनको? जॉन डन को। जॉन डन। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसिस बेकन। ये कौन थे? अरे ये भी एक एसेइस्ट थे। एसेइस्ट, एसेइस्ट, एसेइस्ट बोले तो अरे ऐसे लिखने वाले। तो ये भी एक एसेइस्ट थे। इनका एसेज एक मेजर वर्क है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनका एक मेजर वर्क है। न्यू एटलांटिस इनका एक मेजर वर्क है। तो इनका मेजर वर्क तीन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तीन देख लीजिए। एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, न्यू एटलांटिस। करेक्ट। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। जॉन डन को क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर। उसी तरह से कॉमेडी के फादर कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ कॉमेडी किन को बोला जाता है। बैन, आप उसको बताइएगा, ठीक है। फिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? फ्रांसिस बेकन का ये फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन थे? अरे बोलिए कौन थे? तो ये थे कौन? फ्रांसिस, सीधा बैक कौन, याद रखिए, ठीक है। तो इनका मेजर वर्क देख लीजिए, न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और एसेज। फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, देखते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कब के टाइम के पीरियड के थे? अभी कौन सा टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं? यदि आप पूरा इंटेंशनली रूप से आप लोग देख रहे होंगे कॉन्सेंट्रेट से, तो आप बता लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो बेन जॉनसन कौन से टाइम पीरियड में, आपको कमेंट करके बताना। तो बेन जॉनसन एक्चुअली इनका मतलब मेजर वर्क देखते हैं। बार्थोलिम फेयर, कैटेलाइन और सेजानस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं, एक बार लुक फॉरवर्ड कर लीजिएगा इसको एक बार बस। फिर जॉन वेबस्टर आते हैं, एक बार आप देख लीजिए स्लाइड सिर्फ, मेजर वर्क देख लीजिएगा। फिर एक फ्लेचर करके कोई हैं, जॉर्ज चैपमैन है कि ट्रांसलेशन ऑफ होमर, इनका एक मेजर वर्क है जॉर्ज चैपमैन का, आप ये एक बार देख लीजिएगा बस। फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं हम लोग कैरोलिन एज की ओर। तो कैरोलिन एज में कौन राजा था? किंग कौन था? 1625 टू 1649 हम लोग देख रहे हैं। कैरोलिन एज, कैरोलिन एज में कौन था राइटर, सॉरी किंग कौन था? तो सी से कैरोलिन, सी से चार्ल्स फर्स्ट। याद करने का ट्रिक, सी फॉर सी, सी फॉर सी। तो चार्ल्स फर्स्ट कैरोलिन एज का राइटर, सॉरी कैरोलिन एज का कौन? अरे किंग भैया, किंग। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीचर्स इसका क्या क्या था? कैवलरी पोएट का, रिलीजियस पोएट्री, एलिगेंस एंड विट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा गया। अरे मतलब सत्ता का लोभ लालच हो गया, इधर से उधर कुर्सी होने लगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा गया। एलिगेंस एंड विट, ह्यूमर का विकास हो गया बहुत ज़्यादा, ह्यूमरिक चीज़ों पे ज़्यादा, विट सटायर पे चीज़ों पे ज़्यादा लिखने लगा, रिलीजियस पोएट्री पे फोकस होने लगा इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो इनका कुछ फीचर्स था, समझते हैं। इंपॉर्टेंट राइटर रॉबर्ट हेरिक थे इस टाइम पीरियड पे, तो इनका देख सकते हैं हम, रॉबर्ट हेरिक। और कौन थे? रिचर्ड
लवलियस, अजीब नाम है यार। फिर थॉमस कैरी, इनका एक ये बढ़िया है, थॉमस कैरी, ये इम्पोर्टेंट राइटर थे थोड़ा बहुत। हाँ, फिर एक जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट एक फेमस राइटर थे, कैरोलिन एज के, कैरोलिन एज के फेमस राइटर कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, करेक्ट। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ एक्चुअली में, मेजर वर्क इसका देखते हैं, द टेम्पल द कॉलर। इनका मेजर वर्क जॉर्ज हर्बर्ट को, इनका मेजर वर्क द टेम्पल द कॉलर, करेक्ट। तो ये इनका दो वर्क आपको याद रखना पड़ेगा। आप बार बार देखिए, चीज़ों को ऐसे ही याद करते जाइए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको याद होगा, 100% याद होगा। मुझे भी याद नहीं होती थी, बट मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मुझे रिवाइंड होने लगी। ओके, तो जॉर्ज हर्बर्ट, द टेम्पल द कॉलर, करेक्ट। अब समझते हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इनको रिलीजियस या डिवोशनल पोएट बोलते हैं। एक्चुअली में क्या था ना कि इनका जो वर्क था वो मेजरली रिलीजियस पे था, रिलीजियस वर्क ये ज़्यादा लिखा करते थे। क्या? रिलीजियस वर्क, आ रहा है समझ में? तो रिलीजियस वर्क इनका ज़्यादा लिखा जाता था इनके द्वारा। जैसे द टेम्पल, नहीं लग रहा है कि रिलीजियस चीज़ों पे ही बात हुआ होगा, द टेम्पल के बारे में लिख रहे हैं, मंदिर वगैरह के बारे में। तो रिलीजियस वर्क पे इनका फोकस था, इसीलिए इनको फादर भी बोल सकते हैं, या फिर एज ए डिवोशनल पोएट, या फिर रिलीजियस पोएट भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर फॉरवर्ड करते हैं। हेनरी वैगवान, जेम्स सिरले, आप देख सकते हैं एक बार यदि आपको याद रखना है तो। फिर नेक्स्ट समझते हैं प्यूरिटनीज। प्यूरिटनीज या फिर इसी को हम लोग कॉमनवेल्थ एज, करेक्ट, कॉमनवेल्थ एज का, इसका टाइम पीरियड 1649 टू 1660। और यहाँ से हमारा क्या, रेनेशा पीरियड क्या होता है, रेनेशा पीरियड एंड और दी नियो क्लासिकल, द नियो क्लासिकल पीरियड का एंगेजमेंट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, इनिशिएट हो जाता है इस टाइम से, ठीक है। तो प्यूरिटन एज हम लोग लास्ट एज देख रहे हैं किसका, अरे बोलो किसका, तो रेनेसा टाइम पीरियड का। तो रेनेसा टाइम पीरियड का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1500 टू 1660, अप्रॉक्स 150 सालों का या 150 प्लस सालों का। तो प्यूरिटन एज या फिर कॉमनवेल्थ, इसमें रूलर जो है वो कौन थे, ये थे, इनका नाम है, ये नहीं है, ओलिवर क्रॉमवेल। कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल। किस टाइम पे? प्यूरिटन एज के टाइम पे। तो ओलिवर क्रॉमवेल किस टाइम के थे, तो कॉमनवेल्थ एज के थे, ठीक है, जो रेनेसा टाइम पीरियड का लास्ट एज था, करेक्ट। इंपॉर्टेंट इवेंट था क्लोजर ऑफ थिएटर्स इन 1642। ये देखिए भैया क्या हो गया इनके टाइम पे, अरे जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म होता था ना, ड्रामा परफॉर्म, वो 1642 में क्या हो गया, अरे भैया बंद कर दिया गया। तो थिएटर क्लोज्ड, ड्रामा का परफॉर्मेंस भी क्लोज। अब ड्रामा से रिलेटेड बहुत कुछ है कि एक्चुअल में ड्रामा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे शेक्सपियर का ड्रामा लिखने का क्या तरीका था, ये इनका शेक्सपियर बहुत सारा थिएटर खोले थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इलेबरेट करेंगे, बट डोंट वरी अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि जिनको लिटरेचर में पढ़ने का जीरो या फिर नेगेटिव में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनके बीच थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, करेक्ट। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि आपको इंटरेस्ट लाना है, पहले पहले आप इस ट्रांजिशन फेज में आइए तो सही, उसके बाद देखिए लिटरेचर कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो लेट्स मूव्स फॉरवर्ड। तो फिर इसका फीचर समझते हैं। हाँ, तो क्या था, रिलीजियस सीरियसनेस पे बात होती थी, रिलीजियस चीज़ों पे, फिर से रिलीजियस, घूम फिर के रिलीजियस चीज़ों पे आ गई बातें। रेनेसा टाइम पीरियड में होता क्या था, चीज़ें ह्यूमैनिज्म पे चली गई थी, साइंटिफिक चीज़ों पे चली गई थी, ठीक है, रिलीजियस चीज़ों से हट गई थी, ठीक है। चर्च वगैरह का जो था उसका विरोध होने लगा था, समझ रहे हो ना बात को। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जब रेनेसा पीरियड समाप्त होने लगा तो फिर रिलीजियस सीरियसनेस की ओर मूवनेस स्टार्ट हो गया, रिलीजियस की ओर पीपल फिर से आने लगा, सेटबैक होने लगा उनका।
पॉलिटिकल प्रोज, प्यूरिटन मॉरालिटी, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, ड्रामा धीरे धीरे खत्म होने लगा। ड्रामा का पीक पॉइंट कब देखा जाता है? एलिजाबेथन टाइम पे। तो रेनेसा टाइम पीरियड में ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, और सबसे ज़्यादा पीक टाइम कब था ड्रामा का? ड्रामा पीक टाइम पूछता है भैया, याद रखिए, ड्रामा पीक टाइम कब? एलिजाबेथन के समय, एलिजाबेथन टाइम, एलिजाबेथन टाइम। आया समझ में? और इनिशिएट हो गया था किसका? पोएट्री का भी बहुत तेज़ी से। कब? रेनेसा टाइम पीरियड में। तो क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का जो इफेक्टिव देखा गया वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, ये धीरे धीरे कूच कर गया नीचे की ओर। राइज ऑफ प्रोज एंड एपिक पोएट्री, अब क्या हुआ कि एपिक पोएट्री का, हेरोइज्म पोएट्री का, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। राइज ऑफ प्रोज, प्रोज लिखना स्टार्ट हो गया, एसेज लिखना स्टार्ट हो गया, प्रोज लिखना स्टार्ट हो गया, पोएट्री का डेवलपमेंट होने लगा, और ड्रामा धीरे 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 डिक्लाइन होने लगी। उसका एक मेजर कारण था कि वो थिएटर भी बंद होने लगा था। थिएटर 1642 में एंड हो गया, 1642 में थिएटर तो बंद हो गया। आया समझ में? चलिए, इसका हम लोग मेजर राइटर देखते हैं, जॉन मिल्टन। इनको तो छोड़ ही नहीं सकते भैया। जॉन मिल्टन, ये एकदम खतरनाक आदमी थे, मतलब क्या बुक लिखा है इन्होंने, इनका आप बुक पढ़िए, इनका मस्त है एकदम सॉलिड। तो जॉन मिल्टन, इनका मेजर वर्क्स देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, सैमसन एंड एगोनिस्टिस, एरोपैगिटिका और लिसिडस, इनका मेजर वर्क है। तो इनका मेजर वर्क देख लीजिए। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ग्रेटेस्ट प्यूरिटन पोएट्री, या फिर पोएट बोला जाता है इनको। जॉन बनियान आप देख सकते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेस अमॉन्जिंग, ये इनका मेजर वर्क है। देखिए, आपको लग रहा होगा क्या है, बोरिंग चीज़ है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इस पढ़ना ही पड़ेगा, करो, कोई चांस ही नहीं है। तो जॉन बनियान का अब देख सकते हैं, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और द ग्रेस अमॉन्जिंग, ये हो गया। थॉमस हॉबिस का देख सकते हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर बोलते हैं इसको। एंड्रयू मार्वेल, ये हमारे फेवरेट राइटर हैं, मेरे पर्सनली, सबके नहीं हो सकते, बट एंड्रयू मार्वेल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रेनेसा पीरियड इन माय पर्सपेक्टिव, करेक्ट। तो इनका टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, सॉरी, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है, इनका बहुत अच्छा वर्क है ये, टू हिज क्वाइज मिस्ट्रेस। द गार्डन इनका एक वर्क है। फिर इनका कंट्रीब्यूशन मेटाफिजिकल पोइट्री में भी आते हैं, मेटाफिजिकल एंड पॉलिटिकल पोएट में ये आते हैं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, फिर कमेंट में आप मेरे को बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको डिस्कस करके बता सकता हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट राइटर इस टाइम के थे, कौन कौन से मेजर वर्क था इनका, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि मेटाफिजिकल एंड पॉलिटिकल पोएट इस टाइम पे ग्रोथ देखा गया इनका, एंड्रयू मार्वेल। चलिए एक चीज़ समझ लेते हैं, बहुत कोई पूछ रहे हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री में कौन कौन आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री में और कौन से राइटर थे। मेटाफिजिकल पोएट्री में, मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, कौन इसमें इंक्लूडेड थे मेटाफिजिकल पोएट में? तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, एंड्रयू मार्वेल आते हैं, एंड्रयू मार्वेल आते हैं, और कौन आते हैं? हेनरी वागवान आते हैं, हेनरी वागवान, ठीक है। फिर एक रिचर्ड क्रैसव करके आते हैं, रिचर्ड क्रैसव। एक और कोई है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा शायद। ये 5 या 6 मेंबर के पोएट थे टोटल। तो मेटाफिजिकल पोएट्री यदि कोई पूछे आपको कि मेटाफिजिकल पोएट में कौन कौन थे, तो जॉर्ज हर्बर्ट थे, एंड्रयू मार्वेल थे, हेनरी वागवान थे, और रिचर्ड क्रैसव थे, करेक्ट। तो एक इजाक वॉल्टन मेजर राइटर थे। एक चीज़ समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपका बहुत वीवीआई है, वीवीआई, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? ये हम लोग रेनेसा टाइम पीरियड का, रेनेसा टाइम पीरियड का,
मेजर इवेंट देख रहे हैं, ठीक है। मेजर इवेंट क्या था, तो 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फिर क्या हुआ, 1476 में क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन के द्वारा क्या लाया गया, तो क्या लाया गया, तो विलियम 76 में सॉरी 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लाया गया। तो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो विलियम कैक्सटन। क्या करवाया, प्रिंटिंग प्रेस। 1558 में एलिजाबेथन बिकेम्स क्वीन। 1558 से 1600 समथिंग तक कुछ टाइम पीरियड तक चला था उनका टाइम पीरियड, हाँ 1603 तक। बिगिनिंग ऑफ जैकोबियन एज आता है, फिर बिगिनिंग ऑफ कैरोलिन एज, क्लोज ऑफ थिएटर 1642 में क्या होता है, थिएटर क्लोज होने स्टार्ट हो जाता है। रेस्टोरेशन एज बिगन्स, तो 1660 से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेस्टोरेशन एज, और इसी रेस्टोरेशन एज बोले तो नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज को भी तो हम लोग डिवाइड किए थे, RAT, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और ट्रांजिशनल एज, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू था इंग्लिश लिटरेचर फॉर द रेनिशा पीरियड। तो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कुछ इससे बेनिफिट हुआ तो आप लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे पहुंचा भी सकते हैं जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है। बट आपके लिए थोड़ा सा मैंने एक और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, बट आप वो एक बार देख लीजिए, इजवाज करके मैं लगा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, करेक्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाएगा है तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आधा हाफ हाफ करके ले लिए, चलिए फिर से ले लीजिए, ले लिए, चलिए। फिर जैकोबियन एज का, ठीक है। आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट करेगा। कैरोलिन एज का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टाइटल, लीडिंग कैवलियर पोएट, ये मैंने सब डिस्कस कर लिया, डोंट वरी, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, सिर्फ आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप अपना एक बार देख लें इसे, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू फॉर द कॉपरेशन, थैंक यू फॉर द cooperation. Good night. See you again. Thank you.